इतना तो कर सकते हो ना। श्रीनगर से आने के बाद माधव ने अन्नू को फोन लगाया। अब हम रोज नहीं मिल सकते। जिस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ उसकी आगे पूछताछ CGO कॉम्प्लेक्स यानी कि हमारे सॉल्ट लेक के दफ्तर में होगी। मैं अब निजाम पैलेस रोज नहीं जाऊंगा। ये तो अच्छा हुआ, अब तुम्हारे फ्लैट से ऑफिस नजदीक हो गया। अब तुमको 2 घंटे ज्यादा सफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रही बात मिलने की, तो हम उल्टा डंगा यानी कि विधानंगा मोड़ पर मिल सकते हैं। ऑफिस से छुट्टी होने पर विधानंगा मोड़ पर तो आ ही सकते हो। इतना तो कर सकते हो ना। अन्नू ने अपने बालों की लट को उंगली से लपेटते हुए पूछा। पर अन्नू, हावड़ा न जाकर तुम विधानंगा आओगी। तुमको घर पहुंचने में देर नहीं हो जाएगी। मैं ही तुमसे मिलने रविंद्र सदन मेट्रो स्टेशन चला आऊंगा। माधव ने कुछ सोचते हुए कहा। अरे, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी जब मैं MG रोड उतरकर हावड़ा जाती हूँ तो अक्सर जाम में फंस जाती हूँ, जिससे मैं लेट पहुँचती हूँ। हमारे मिलने के बाद मैं विधाननगर से बैरकपुर की ट्रेन पकड़ लूंगी और वहां से फेरी घाट चली जाऊंगी और वहां से फेरी जनरेटर से चलने वाली बोट पकड़कर हुगली नदी पार कर सीधे श्रीरामपुर अपने घर पहुंच जाऊंगी। अन्नू ने समझाते हुए कहा। ये ठीक नहीं होगा। तुम विधाननगर तक आओगी, फिर अकेली बैरकपुर जाओगी, फिर हुगली नदी पार करोगी और मैं आराम से अपने फ्लैट पर रहूंगा। मुझे तुम्हारी फिक्र सताती रहेगी। माधव ने कुछ सोचते हुए कहा। ओके, ठीक है, पर इस संडे यानी कल तुम विधाननगर स्टेशन आ जाना। हम लोकल ट्रेन से दक्षिणेश्वर जाएंगे माता के दर्शन करने। अन्नू ने जल्दबाजी में कहा। माधव ने ओके कहा। पर तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों हो? माधव ने पूछा। अरे, मुझे ट्रेन पकड़नी है। मैं फोन रखती हूँ, घर पहुंचकर कॉल करती हूँ। माधव लीना की फाइल उठा लेता है, पर कोई सुराग नहीं मिलता जिससे ये साबित हो कि यह मर्डर है। जम्मू पुलिस की सारी फाइल को पढ़ा, फिर सोचा, मैं तो सब इंस्पेक्टर हूँ, केस तो संजय सर के हाथों में है। मुझे क्या लेना देना। अब तक माधव समझ चुका था कि सब इंस्पेक्टर की कोई वैल्यू नहीं है। फिर सोचता है, इससे अच्छा तो बिहार पुलिस का दरोगा बन जाता। सारे इलाके के लोग डरते। इतने में माधव को याद आया कि अन्नू ने घर पहुंचकर कॉल नहीं की। वह उसे कॉल लगाता है, फिर पूछता है, तुमने कॉल क्यों नहीं की? मैं चिंतित हो रहा था, केस पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। घर पहुंचने पर बता दिया करो। अरे, ऐसे ही कॉल नहीं किया। तुम आजकल कुछ ज्यादा ही अपने केस पर उलझे रहते हो, इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। कल ठीक 8 बजे तुम विधाननगर स्टेशन पहुंच जाना, और हाँ, कुछ खाना नहीं। हम माता के दर्शन के बाद दक्षिणेश्वर के मंदिर परिसर पर दाल कचौरी और लेंचा खाएंगे। अब मैं रखती हूँ, रात को सोने के वक्त बात करते हैं, कहकर अन्नू कॉल काट देती है। अगले दिन माधव विधाननगर स्टेशन पर ठीक 8 बजे पहुंच जाता है। अन्नू माधव को कॉल करती है और बोलती है, अरे पागल, मुझे खोजो, मैं कहाँ हूँ। माधव एक बार पीछे देखता है, फिर दाएं, फिर बाएं। स्टेशन पर अच्छी खासी भीड़ थी। फिर वह बोलता है, तुम कहाँ हो, दिखाई नहीं दे रही हो। इस पर अन्नू कहती है, अरे बुद्धू, तुम इंस्पेक्टर कैसे बन गए हो? तुम गलत प्लेटफॉर्म पर गाड़ी का इंतजार कर रहे हो। तुम डाउन प्लेटफॉर्म पर क्या कर रहे हो? गाड़ी अब प्लेटफॉर्म पर आएगी। तुम ठीक सामने के प्लेटफॉर्म पर देखो, मैं दिख जाऊंगी। जल्दी इस तरफ के प्लेटफॉर्म पर आओ। गाड़ी का अनाउंसमेंट हो गया है। अब दानकुनी लोकल 8.31 पर प्लेटफॉर्म पर आएगी। माधव अपनी बेवकूफी पर हंसता है, फिर और एक बेवकूफी जैसा कार्य करने जाता है, यानी रेलवे लाइन क्रॉस कर सामने के प्लेटफॉर्म पर जाने का इरादा बनाते हुए आगे बढ़ा। पर अन्नू उसे इशारा करती है कि ओवरब्रिज से आए। माधव ओवरब्रिज से आता है। अन्नू अपनी बड़ी बड़ी आंखों से माधव को देखती है, फिर बोलती है, सच में तुम पागल हो। ये कोलकाता है, सबअर्बन एरिया, यानी यहाँ ट्रेन तुरंत रुकती है और तुरंत रवाना भी हो जाती है। क्या तुमने कभी कोलकाता के लोकल ट्रेन से सफर नहीं किया है? कैसे इंस्पेक्टर हो? अन्नू डांटते हुए कहती है। इंस्पेक्टर नहीं हूँ, सब इंस्पेक्टर हूँ। इंस्पेक्टर होते होते अक्ल भी आ जाएगी, और तुम हमेशा दरोगाइन की तरह मुझे डांटा न करो, मुझे बुरा लगता है।
मुझे कोलकाता के बारे में पता नहीं, इसलिए कुछ भूल कर बैठता हूँ। माधव सिर झुकाकर बोलता है, चलो छोड़ो इन सब बातों को, अब हंसो भी और बताओ कैसी लग रही हूँ। अन्नू मुस्कुराते हुए और अपनी सफेद साड़ी का लाल बोर्डर देखते हुए बोली, तुम्हारी इसी अदा के कारण मैं रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा था। तुम्हारी सफेद साड़ी पर लाल बिंदी किसी पर कयामत ढाने से कम नहीं है। धत, एक बार और बोलो। जुल्फे भी खुली हैं, तुमने लाल बिंदी भी लगा रखी है और तुम्हारी साड़ी ने तो मेरे भीतर बवाल मचा रखा है। अन्नू, ये बताओ आज सफेद साड़ी क्यों पहनकर आई हो? बहुत सुंदर लग रही हो। साड़ी पहनना हो तो बंगाली औरतों से सीखे। माधव ने अन्नू की तरफ देखते हुए कहा, अरे बेवकूफ, हम बंगाली लड़कियां पूजा पाठ सफेद साड़ी पर लाल बॉर्डर पहनकर ही करती हैं। जब दुर्गा पूजा होगी तो मैं तुमको कोलकाता की बड़ी बड़ी पूजा दिखाऊंगी और मेरे श्रीरामपुर की भी, जहां औरतें और लड़कियां सफेद साड़ी पर लाल बॉर्डर पहने पूजा स्थल पर रहेंगी, जो काफी सुंदर लगती हैं। सफेद साड़ी पर लाल बॉर्डर हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। बाकी बातें बाद में बताऊंगी, ट्रेन आ रही है। दोनों अब दानकुनी लोकल पकड़कर सीधे दक्षिणेश्वर जाते हैं। जैसे ही वे उतरकर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एकाएक बारिश होने लगती है। बारिश की मोटी मोटी बूंदें कुछ ही सेकंड में दोनों को भगो देती हैं। बिन मौसम बरसात में पानी की बूंदें मोटी होती हैं। अन्नू पूरी तरह से भीग चुकी थी और अपने बालों से रजनीगंधा का गजरा निकालते हुए बंगला में बुदबुदाई, पोरा कपाला मात सारा साजगोज नष्टो होए गेलो। अन्नू पूरी तरह से चिढ़ चुकी थी और बार बार बंगला में मौसम को गालियां निकाल रही थी। माधव कुछ न समझते हुए बोलता है, क्या बोल रही हो, मैं कुछ समझ नहीं रहा। इस पर अन्नू बोलती है, अरे यही बोल रही हूँ कि मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। सुबह 4 बजे से सज रही थी, सारा बेकार हो गया। लड़कों का क्या, एक पैंट और एक शर्ट पहन लेते हैं, 5 मिनट में हो जाता है। इतना कहते ही वह लगातार 3 बार छींक डालती है। माधव बोलता है कि अन्नू तुमको ठंड लग रही है। बारिश रुकने पर देखते हैं क्या करना है। कुछ देर बाद बारिश रुकती है और दोनों स्टेशन से बाहर निकलते हैं। अन्नू बोलती है कि मुझे साड़ी पहनकर ही पूजा करनी है। सामने एक गेस्ट हाउस देखकर माधव बोलता है, चलो गेस्ट हाउस, वहां तुम अपना साड़ी चेंज कर जो ड्रेस लाए हो उसे पहन लेना। इस पर अन्नू बोलती है, ड्रेस मैं पूजा के बाद गंगा में स्नान करने के बाद पहनने के लिए लाई थी। माधव बोलता है, नहा तो चुकी हो। फिर दोनों गेस्ट हाउस की तरफ जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट दोनों को देखकर कहती है, वह मैडम कौन है? माधव समझ जाता है, अगर गर्लफ्रेंड बोलूंगा तो कमरा नहीं देगी, अतः वह बोलता है, वाइफ है मेरी। दोनों को सिंगल बेड वाला कमरा मिल जाता है। कमरे के अंदर जाते ही अन्नू अपने बैग से अपना सूट निकालकर सीधे बाथरूम की तरफ दौड़ती है और फिर तुरंत ही निकल आती है, ये बोलते हुए कि कितना छोटा है बाथरूम। इस पर माधव कहता है, तो यहीं पर चेंज कर लो। अन्नू मुंह बनाती हुई बोलती है, पागल हो क्या, तुम्हारे सामने चेंज करूंगी, तुम सब देख लोगे। फिर माधव बोलता है, तारामंडल में तो बिना देखे सब महसूस कर ही लिया था, अब कैसा शर्माना, चलो अब उतार भी दो। अन्नू कहती है, इतनी भी मैं बेवकूफ नहीं, पहले अपनी आंखें बंद करो एंड डोंट चीट। माधव आंखें बंद करता है। अन्नू अपनी साड़ी का पल्लू गिराती है। माधव अपनी बंद आंखों को थोड़ा खोलकर देख लेता है कि अन्नू की पतली कमर पर नाभि के बगल में एक तिल है और बोल पड़ता है, ये जो तुम्हारी पतली कमर पर काले तिल के साथ नाभि है, कमबख्त मेरे होठों को चिढ़ा रही है। अन्नू ये सुनकर माधव के पास आती है और बोलती है, चलो निकलो कमरे से, चलो जाओ अब। इस पर माधव बोलता है, थोड़ा देख लिया तो क्या हो गया। अन्नू फिर माधव को दरवाजे से बाहर धकेल देती है और दरवाजा बंद कर देती है। करीब 1 घंटे बाद माधव कमरे में आता है। फिर दोनों मंदिर की तरफ जाते हैं। माता तारा काली के दर्शन के बाद दोनों कुछ देर तक मंदिर के बाहर प्रांगण में एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठने के बाद गंगा कुगली की तरफ बढ़ते हैं। अन्नू माधव से कहती है, मैं जो सूट पहने हुए हूँ घर से सोचकर आई थी कि गंगा में स्नान करने के बाद पहनूंगी। इस पर माधव कहता है, ठीक हुआ कि बारिश हो गई,
नहीं तो इस गंदी नदी में तुमको स्नान करना पड़ता। देखो जहाँ तहाँ स्त्रियां व पुरुष कपड़े चेंज कर रहे हैं। देखो उस पुरुष को गंगा में डुबकी लगा रहा है और नीचे से चड्डी सरकी जा रही है, और देखो उस औरत को चारों तरफ साड़ियों का घेरा बनाकर कपड़े बदल रही है। इस पर अन्नू डांटते हुए कहती है, चलो यहाँ से। मंदिर में आकर औरतों को कपड़े चेंज करते हुए देख रहे हो। फिर दोनों मंदिर परिसर से निकालकर सीधे रेस्टोरेंट जाते हैं और दाल कचौड़ी खाने के बाद सीधे बेलूर मठ जाने के लिए फेरी घाट पहुंचते हैं। माधव बेलूर मठ के 2 टिकट लेता है, फिर फेरी जनरेटर से चलने वाली बोट पर बैठ जाता है। हुगली नदी के एक तरफ दक्षिणेश्वर तो दूसरी तरफ बेलूर मठ। फेरी पानी के अद्भुत स्वर के साथ आगे बढ़ रही थी। माधव इससे पहले कभी भी इस तरह की बोट पर नहीं बैठा था। पानी के बहाव के साथ फेरी भी डोल रही थी। अन्नू माधव के एक हाथ को कसकर पकड़े हुए थी, तो माधव ने अपने दूसरे हाथ को पीछे की तरफ कर फेरी के एक किनारे को पकड़ रखा था। जैसे ही जोर से फेरी डोलती, अन्नू कसकर माधव को पकड़ लेती। इस पर माधव कहता है, तुम इतना डरती हो? अरे कुछ नहीं होगा। देखो लड़कियां खड़ी होकर सेल्फी ले रही हैं और तुम हो कि डर रही हो। फिर माधव बुदबुदाया, एक तो मेरी फटी जा रही है और यह है कि बार बार मेरे हाथों को पकड़ रही है। कुछ देर बाद फेरी अपनी स्थिर चाल पर आ गई। अन्नू अब माधव का हाथ छोड़कर बहते पानी में हाथ डालकर खेलने लगी और पानी माधव की ओर छिड़कने लगी। वह माधव को इशारा करती है कि तुम भी ऐसा करो, पर माधव कहता है, मैं ये सब नहीं करता। इस पर अन्नू कहती है, अरे पागल, तुम नहीं गिरोगे। अगर गिर भी गए तो मैं बचा लूंगी। मुझे तैरना आता है, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगी। कहते हुए वह मुस्कुराती है। फिर माधव भी अन्नू के जैसे पानी उछालने लगा। अन्नू बोलती है, माधव जरा देखो, तुम्हारे सामने और तुम्हारे पीछे। माधव देखता है, एक तरफ बेलूर मठ का अप्रतिम मंदिर तो दूसरी तरफ दक्षिणेश्वर का अद्भुत नजारा। माधव कुछ देर तक इस मनोहर दृश्य को देखता रहा। फिर सामने से दूसरे फेरी के सरसर गुजरती फुरकर स्पीड बोट सामने से निकलती है। एक अद्भुत नजारा था। फेरी अब बेलूर मठ के घाट पर आ जाती है। सभी श्रद्धालु उतर जाते हैं। दोनों फिर एक दूसरे के हाथों को थामे सीधे रामकृष्ण मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। अन्नू सभी मंदिरों के बारे में बताती रहती है और कहती है, रामकृष्ण मंदिर की स्थापना सन 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की और सभी मंदिर जैसे कि शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद और ब्रह्मानंद का देहाग्नि स्थल पर उनकी समाधि पर मंदिर बनाए गए। माधव अन्नू के इस असाधारण ज्ञान पर अचंभित था। फिर वह बोला, तुम ये सब कैसे जानती हो? अन्नू मुस्कुराते हुए बोली, जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे तो स्टडी टूर पर आते थे और हमारे शिक्षक हमें सारी बातें बताते थे। माधव बुदबुदाता है, और हमारे बिहार में शिक्षक पढ़ाई भी ठीक ढंग से नहीं पढ़ाते, स्टडी टूर तो दूर की बात है। दोनों बहुत देर तक गंगा के तट पर आधा पांव पानी में डालकर प्रेम की बातें करते रहते हैं। जब शाम के 5 बज जाते हैं तो दोनों वहां से सीधे बाली स्टेशन पहुंच जाते हैं। बाली स्टेशन के बगल में चश्मे की कई दुकानें हैं। माधव अन्नू को एक सनग्लास खरीद कर देता है। फिर दोनों हावड़ा जाने वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं।